कहते हैं पूरे देश की किस्मत का फैसला इसी शहर में होता है और कितने ही लोग इस शहर में रोज अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। अर्जुन नाम का एक नौजवान भी इस शहर में आया है अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। क्या होगा उसकी किस्मत का फैसला? उसे उड़ने के लिए एक नया आसमान मिलेगा या पंख कुतर कर फेंक भी जाएंगे? फिलहाल तो वो एक नौकरी की तलाश में भटक रहा है पिछले 1 महीने से। हर बार उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगती है, लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मान लेने वालों में से नहीं है। हर नेगेटिव रिप्लाई के बाद वो दोगुने जोश से काम की तलाश में जुट जाता है। जो हार मान जाए उसका नाम अर्जुन नहीं होता, उसने अपने आप से कहा। ये एक लाइन उसमें नया जोश जगा देती थी। आज उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने निकलने से पहले खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। क्लीन शेव चेहरा और नीली शर्ट। नीली शर्ट पर निगाह पड़ते ही एक बार फिर वो पूरा वाकया उसकी नजरों के सामने से गुजर गया। अब तक वो उस हादसे को भुला नहीं पाया था। रोज कोई ना कोई बात उसे उस हादसे की याद दिला ही देती थी। वही हादसा जो अनिकेत के साथ हुआ था। अनिकेत और अर्जुन दोनों जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त, भाइयों से बढ़कर। दोनों का बर्थडे एक ही तारीख को पड़ता था। ये नीली शर्ट उस अनिकेत की छोटी बहन ने गिफ्ट की थी। उसके बर्थडे पर उसने दोनों को एक जैसी नीली शर्ट ला कर दी थी। अर्जुन ने आज इंटरव्यू के लिए वही शर्ट पहनी थी और उस शर्ट को देखते ही अर्जुन को अनिकेत की बेतहाशा याद आई। अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं था और उन दोनों की प्यारी बहन अनिका इस समय अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, कमरे में ताला लगाया और बाइक को एक जोरदार किक मारकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो नोएडा की सेक्टर 93 में एक शानदार बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने मोबाइल में एक बार फिर एड्रेस चेक किया और बाइक को पार्किंग में लगाकर अंदर चला गया। वेटिंग लाउंज में बहुत से कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और जैसे ही अर्जुन ने वहां एंट्री की, सभी उसकी ओर देखने लगे। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि पहली ही नजर में वो कोई बड़ा ऑफिसर दिखाई पड़ रहा था। आते जाते लोग उसे दोबारा पलटकर जरूर देखते, लेकिन जैसे ही उसने रिसेप्शन पर इंटरव्यू के बारे में इंक्वायरी की, लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। ये तो शक्ल से बहुत पढ़ा लिखा और काबिल दिखाई देता है, इसी को नौकरी मिलेगी। वाकई उसकी पर्सनैलिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोनों शानदार थे, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी वो बीच के 5 सालों का गैप उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा था। कॉलेज छोड़ने के 5 सालों तक अर्जुन कहाँ था, किसी को नहीं पता था। किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी था और अर्जुन के पास जिस काम का एक्सपीरियंस था वो किसी को पता नहीं सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार फिर अर्जुन के चेहरे पर एक निगाह डाली और कहा, आप वहां वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। अर्जुन जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में तनाव और दर्द का तूफान था, लेकिन उसके चेहरे से कोई ये समझ नहीं सकता था कि वो इस समय किस हालत से गुजर रहा है। हर सिचुएशन में शांत रहना ही तो सिखाया गया था उसकी ट्रेनिंग में। वो आर्मी की सीक्रेट सर्विस फोर्स में अपने बैच का बेस्ट कैडेट था। शेर भी बुलाते थे उसे। उसके सीनियर्स उसकी बहादुरी की मिसाल दिया करते थे और उसके साथी उसके जैसे ही बनने की कोशिश करते थे। लेकिन एक पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो आज तक इस सच को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसे एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 5 साल जिस सपने के लिए कुर्बान कर दिए थे, वो एक झटके में टूट चुका था। अपने बेस्ट कैडेट शेर दिल अर्जुन को ये कहकर निकाला गया था कि वो आर्मी में रहने लायक नहीं रहा। सीक्रेट सर्विस में जाने के लिए उसने जी जान से मेहनत की थी। 5 साल की कठिन ट्रेनिंग और उसके बाद देश की सेवा करने का जज्बा अर्जुन के खून में बहता था। उससे और जुनून की एक चलती हुई लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। लेकिन फिलहाल उसे काम की जरूरत थी, उसे पैसे की जरूरत थी, वरना अनिकेत से किया वादा वो कैसे पूरा करेगा। अनिकेत ने उसके सामने दम तोड़ा था और अर्जुन ने उससे वादा किया था कि वो अनिका का ख्याल रखेगा, उसका इलाज करवाएगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नौकरी लेकर ही रहूंगा। उसने अपने मन में एक बार फिर अपना फैसला दोहराया। लगभग 1 घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, मिस्टर अर्जुन प्रताप सिंह, आपको भीतर बुलाया गया है। थैंक यू, अर्जुन ने कहा और उठकर अंदर चला गया। उसने सोचा था इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है तो अंदर कोई इंटरव्यू पैनल होगा जहां उससे लंबे चौड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वहां तो सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। तभी अर्जुन को एक और झटका लगा और उसके मुंह से निकला, मेघा, तुम यहाँ? लड़की ने अपना चश्मा उतारकर सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, बैठिए मिस्टर अर्जुन और अपने बारे में कुछ बताइए। मेघा ने एकदम सपाट लहजे में ये बात कही। उसकी आवाज में फॉर्मेलिटी थी। ये देखकर अर्जुन थोड़ा सा पका गया और तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल फोल्डर मेघा के सामने रख दिया और थैंक यू कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही अर्जुन को लगा जैसे वो वक्त में 5 साल पीछे चला गया हो। दुबली पतली और कमजोर सी दिखाई पड़ने वाली मेघा आज एक कॉन्फिडेंट करियर वुमेन में बदल चुकी थी। मेघा उसका पहला प्यार ना सही मगर उसकी पहली गर्लफ्रेंड जरूर थी। वैसे तो अर्जुन कॉलेज में बहुत सी लड़कियों का क्रश था, लेकिन मेघा तो अर्जुन के लिए दीवानी थी। उस समय सभी मेघा को चिढ़ाते थे, यदि कभी अर्जुन ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं, मेघा इतरा कर कहती। लेकिन एक दिन लोगों की बात सच साबित हो गई। मेघा को छोड़कर अर्जुन अचानक से गायब हो गया। कॉलेज तो क्या, पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। मेघा के कैबिन में बैठा हुआ अर्जुन मेघा को देखते हुए यही सब सोच रहा था, कितनी बदल गई है मेरी। नहीं, मेरी नहीं, सिर्फ मेघा। मेघा ने उसके फोल्डर को एक नजर देखे बिना ही एक और फेंक दिया और उसी तरह सधी हुई आवाज में बोली, मिस्टर अर्जुन,
जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आप आए थे उस पर तो किसी और को पहले ही चुन लिया गया है। फिर भी आपके क्रीडेंशियल्स हमने नोट कर लिए हैं, आगे कभी जरूरत हुई तो आपको बुला लिया जाएगा। यहाँ भी अर्जुन के हाथ निराशा लगी। उसने कहना चाहा, लेकिन मैं एनीवे थैंक यू सो मच। अर्जुन कुछ और कह नहीं पाया। अभी वो उठकर जाने वाला था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी कैबिन में दाखिल हुआ। ठीक उसी समय अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा था और बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी अंदर आए उस आदमी के साथ अर्जुन की टक्कर हो गई। नीले सूट वाला वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द। अर्जुन ने एक नजर उसे देखा और कहा, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही किसी बात पर भड़का हुआ था। कैसे कैसे लोग चले आते हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कौन है मेघा? अरे यहाँ क्या कर रहा है? उसने मेघा की ओर देखा। मेघा ने बात संभालते हुए कहा, ये मिस्टर अर्जुन है मिस्टर यश। असल में ये इंटरव्यू के लिए यहाँ आए थे। मिस्टर अर्जुन, ये है सिटी हेड मिस्टर यशवर्धन। अच्छा, तो इंटरव्यू नहीं लिया तुमने? यश ने पूछा तो अर्जुन की बढ़ते कदम थम गए। मेघा बोली, उस पोस्ट पर तो पहले ही किसी को चुन लिया गया है। अर्जुन की तरफ घूरते हुए यश ने कहा, तो ईशा मैम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले लो। दिमाग वाला काम तो इनसे होगा नहीं। अर्जुन को ये सुनकर बेइज्जत महसूस करना चाहिए था। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन अनिका का चेहरा भी साथ में याद आ गया। इसलिए उसने अपने आप को काबू में रखते हुए अपने आप से कहा, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है अर्जुन, अक्ल से काम लो। यदि कल तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो। उसने यशवर्धन से कहा, सर मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेघा फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन की ऐसी क्या मजबूरी है। यशवर्धन जोर से हंसा, ठीक है फिर अभी तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ। इतना कहकर उसने एक फोन घुमाया और कुछ ही देर में 4 लंबे चौड़े बाउंसर वहां आ गए। यश ने अर्जुन से कहा, यदि तुमने इन चारों को हरा दिया तो अभी के अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन सर, मेघा ने कुछ कहना चाहा तो यश ने इशारे से मना कर दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बाउंसर से कहा, ये ईशा मैडम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जरा इनको जांच परख तो लो, ये काबिल है या नहीं। वे चारों अर्जुन को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और उसे अपने पीछे आने का इशारा करके निकल गए। ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर ही एक लंबा चौड़ा लॉन था। बाउंसर्स के साथ अर्जुन को जाते देख बहुत से एम्प्लॉयज वहां इकट्ठा हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ और ये लोग अर्जुन को लेकर क्यों जा रहे हैं। बाहर आते ही यश ने एक इशारा किया, शुरू करो इंटरव्यू। जैसे ही एक बाउंसर अर्जुन की ओर बढ़ा, भड़ाक, अगले ही पल वो घास पर लौट रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। कोई देख भी नहीं पाया कि अर्जुन ने कब उस पर हमला कर दिया। वो तो अब भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर यश बौखला गया। अब की बार उसने 2 उंगलियों से इशारा किया। 2 बाउंसर एक साथ अर्जुन की ओर बढ़े और आधे मिनट से भी कम समय में उनका भी वही हाल था। लेकिन वो तीनों जल्दी ही उठ खड़े हुए और अब की बार मिलकर अर्जुन पर हमला किया। 4 लंबे चौड़े बाउंसर अर्जुन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सके। अर्जुन के शरीर में गजब की चुस्ती और फुर्ती थी। उसका एक एक मूव देखने लायक था। सब दांतों तले उंगली दबाए अर्जुन को देख रहे थे। चारों बाउंसर्स को हराकर अर्जुन ने यश की तरफ देखा। यश खींच उठा और झुंझलाहट में उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर दे मारा। अर्जुन ने बड़े आराम से उस कोट को उठाया और हाथ से उसकी धूल झाड़ते हुए यश की ओर बढ़ाया और बोला, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सर। उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। यश ने मेघा की ओर इशारा किया और वहां से जाने लगा तो अर्जुन ने कहा, मुझे आपसे कुछ और भी डिस्कस करना था। यश झुंझलाया, जल्दी बोलो। तभी मेघा बोल पड़ी, अंदर चलकर बात करते हैं सर। और वे सब एक बार फिर मेघा के कैबिन में आ चुके थे। अब अर्जुन यशवर्धन के ठीक सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर अर्जुन ने कहा, आपने मेरा टेस्ट ले लिया है और मैं उसमें कामयाब रहा। जाहिर है अब मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। यश ने चिढ़कर कहा, मुद्दे की बात करो। अर्जुन मुस्कुराया, मुद्दे की बात यह है सर कि अपनी सैलरी मैं खुद डिसाइड करता हूँ। ये सुनकर यश जोर से हंस पड़ा। यश ने मेघा से कहा, देख रही हो मेघा, कुछ देर पहले तक ये आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार था और अब खैर मैं शर्त हार चुका हूँ, तो आज का दिन तुम्हारे लिए लकी मान लो। बोलो क्या है तुम्हारी डिमांड? यश ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी डिमांड बताई तो यशवर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, एक बार फिर से कहो, क्या कहा अभी तुमने? अर्जुन उसी तरह कड़क आवाज में बोला, मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो भी एडवांस। यश चीख पड़ा था, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अर्जुन ने कहा, दिमाग भी ठिकाने पर है, सारे दांव भी। नमूने तो आपने अभी देख ही लिए थे। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, ये रकम एक बॉडीगार्ड की सैलरी के हिसाब से सच में बहुत ज्यादा थी। क्यों चाहिए थी अर्जुन को इतनी बड़ी रकम? क्या ईशा मैडम उसकी ये डिमांड मान लेगी? यशवर्धन ने अर्जुन को अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दिया था, लेकिन अर्जुन की अजीब सी शर्त सुनकर वो हैरत में पड़ गया। 10 लाख रुपए, एक बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। यशवर्धन समझ गया कि ये सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी सैलरी का फैसला तो ईशा मैम ही करेंगी। वो जानता था ब्लू विजन कंपनी की मालकिन ईशा सरीन एक मामूली नौकरी के लिए आए कैंडिडेट से कभी नहीं मिलेगी।
और वो मिल भी लिया तो अर्जुन की डिमांड सुनकर ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन अर्जुन को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसने यशवर्धन से पूछा, इस समय मैडम कहाँ मिलेंगी सर? यश ने बड़े रूखे ढंग से कहा, वो इस समय ऑफिस से निकलकर एम्पायर हॉल की तरफ जा रही होगी, वहां की मीटिंग है 2 बजे। इतना कहकर यश बाहर निकल गया। अर्जुन के मामले से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अर्जुन ने बेबस होकर मेघा की ओर देखा। मेघा ने बड़ी अदा से अपने दोनों कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था अब इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती अर्जुन। अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं था, न ही सोचने का वक्त। बिना मेघा को थैंक्स या गुड बाय कहे ही वो कैबिन से निकल गया। उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तो था ही। वो तेजी से मेन गेट की ओर बढ़ गया, जहाँ से कारों की एंट्री होती थी। एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें वहाँ लाइन से खड़ी हुई थी। इनमें ईशा मैडम की कार कौन सी होगी, ये सोचते हुए अर्जुन थोड़ा ठहर कर अंदाजा लगाने लगा। तभी 2 गार्ड्स आकर वहाँ खड़े हो गए। उन दोनों ने एक जैसे काले सूट पहन रखे थे और उनके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटिक गन थी। अर्जुन पल भर ठहर कर उन्हें देखता रहा। तभी कुछ और लोग आ गए। उनमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। उसने भी काले रंग का पावर सूट पहन रखा था। आते ही उसने एक ऑडी का दरवाजा खोलकर अंदर अच्छी तरह से चेक किया और फिर एक सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर गार्ड ने कांच का दरवाजा खोल दिया और 3 और गार्ड्स के पीछे से निकलकर ईशा सरीन जाकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार में ही था और ईशा के बैठते ही गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। अर्जुन बस पहुंचा का सा देखते ही रह गया। 2 मिनट की इस पूरी कार्रवाई में उसे वक्त ही नहीं मिला कि किसी से जाकर कुछ पूछ सकता या ईशा से बात कर पाता। वो तो उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया। ईशा सरीन कौन है और कैसी दिखती है, ये अब भी उसके लिए एक राज था। वो बिना सोचे समझे कार के पीछे दौड़ गया, लेकिन तब तक वो काली ऑडी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एम्पायर हॉल, यही नाम बताया था ना यश ने उस जगह का। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से बाहर निकलकर अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर दी। साथ ही गूगल मैप पर एम्पायर हॉल की लोकेशन डाल दी। अगले 4-5 मिनट में वो एम्पायर हॉल के सामने खड़ा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और सोचा, अनबिलीवेबल, मेरे शहर में ऐसी जगह भी है। एम्पायर हॉल एक मशहूर लग्जरी क्लब था, जहां अमीर घरानों के लोग अक्सर लंच या मीटिंग्स के लिए आया करते थे। अर्जुन जैसे साधारण लोगों का वहां कोई काम था भी नहीं, इसलिए ही शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो भागकर गेट के पास पहुंचा। उससे भीतर जाते देख गेट पर खड़ा गार्ड चिल्लाया, अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अर्जुन सकपका गया। उसने कहा, वो मैं ईशा मैडम से मिलने आया था। ईशा का नाम सुनते ही एक और गार्ड आगे आ गया। अर्जुन उसे देखते ही पहचान गया। वो उन तीनों में से एक था जो बाद में ईशा के साथ आए थे। गार्ड, सेक्रेटरी और एक और असिस्टेंट। दूसरे गार्ड ने कहा, ईशा मैडम इस समय लंच कर रही हैं, आप अपना मैसेज दे दीजिए। अर्जुन को लगा ये आदमी अब तक मिले सब लोगों के मुकाबले ठीक से बात कर रहा था। उसने सोचा यही सही मौका है और गार्ड से कहा, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, मुझे मैडम के बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए हायर किया गया है और इसी के बारे में मैं उनसे कुछ बात करने आया था। उस आदमी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मैं अभी आपका मैसेज ईशा मैडम तक पहुंचा देता हूं, आप यहीं रुकिए। उसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही देर में ईशा सरीन का असिस्टेंट अर्जुन के सामने खड़ा था। अब तक किसी ने भी अर्जुन को क्लब के भीतर आने के लिए नहीं कहा था, यहाँ तक कि वे सब भी उससे बाहर आकर बात कर रहे थे। ये बात अर्जुन को अटपटी तो लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। असिस्टेंट ने भी उसी तरह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आधे घंटे इंतजार करो, मैडम जब लंच करके फ्री होंगी तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। अब अर्जुन की खींच हो रही थी। हर कोई यहाँ मैसेज पहुंचाने की बात कर रहा था। क्या चीज थी ये ईशा? क्यों कोई भी जाकर उससे बात नहीं कर सकता था? फिर भी उसने अपनी चिढ़ जाहिर किए हुए बिना कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं तब तक यही इंतजार करता हूँ। अर्जुन थोड़ी दूर खड़ी अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और ईशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वहाँ 4 पुराने मॉडल की एम्बेसडर गाड़ियां आकर खड़ी हुई। वे चारों सफेद रंग की थी और दिखने में बिल्कुल एक जैसी। चारों के नंबर भी एक सीक्वेंस में थे। ठीक आधे मिनट बाद एक रोल्स रॉयस गाड़ी आकर चारों के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। गेट पर खड़ा गार्ड दौड़ कर आया और रोल्स रॉयस के पास जाकर कुछ पूछने लगा, लेकिन उसके ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किए बिना ही उसे एक इशारा किया और वो जाकर वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। अमीर लोगों के चौंतले, अर्जुन ने मनी मन कहा और ध्यान से उन 5 गाड़ियों को देखने लगा। वो चाहकर भी अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पा रहा था। एक और बात जो उसे अजीब लगी थी वो थी कि किसी भी गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, न ही उसमें से कोई निकलकर बाहर आया। तभी क्लब का मेन गेट खुला। कांच का बना हुआ वो भारी भरकम दरवाजा खुलने में कुछ समय लगाता था। तभी अर्जुन की नजर ईशा सरीन पर पड़ी। हल्के आसमानी रंग की ड्रेस में ईशा किसी हॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस लग रही थी, फिर भी उसके कपड़ों में एक सादगी थी। उसके गार्ड्स ने आगे बढ़कर एम्बेसडर के ड्राइवर से गाड़ी हटाने के लिए कहा। वे 5 कारें एक साथ ही कुछ आगे पीछे हुई। उधर ईशा ने आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम ही रखा था कि रोल्स रॉयस का शीशा नीचे हुआ। ईशा की नजर उस पर पड़ी तो वो उस ओर बढ़ गई। उसका स्टाफ उसके पीछे हो गया। अर्जुन ने सोचा, लो भाई, मुझसे पहले ही कोई ईशा से मिलने के लिए आ गया, वो भी 5 गाड़ियां लेकर। मेरी तो किस्मत ही इस खटारा बाइक जैसी ही है। ये कहकर उसने एक जोर की किक लगाई और बाइक स्टार्ट हो गई। तभी वहां हंगामा समझ गया। लोग चिल्ला रहे थे, ईशा मैम, किडनैप, किडनैप, कोई बचाओ।
रोल्स रॉयस में बैठे आदमी ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। बाकी की चारों गाड़ियों ने ईशा के गार्ड्स का रास्ता रोक लिया। ये देखकर अर्जुन ने एक सेकंड की भी देरी किए बिना बाइक दौड़ा दी और बिजली की गति से दौड़ती उस लग्जरी गाड़ी का पीछा करने लगा। आधे घंटे शहर की सड़कों पर दौड़ने के बाद वो गाड़ी शहर से बाहर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ गई। अब तक पुलिस को खबर की जा चुकी थी और जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बना दिए गए थे, लेकिन ईशा का किडनैपर बहुत चौकन्ना था और पूरी तैयारी से आया था। जगह जगह पर दूसरी गाड़ियां उसे खबर दे रही थी और वो देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। सिर्फ एक बाइक लगातार उसका पीछा कर रही थी और वो था अर्जुन, जिसकी नजरें अब तक भटकी नहीं थी। सुनसान इलाके से कच्ची पगडंडी पर उसने गाड़ी उतार दी और 5-7 किलोमीटर खेतों में गाड़ी चलाने के बाद अब वो रोल्स रॉयस एक शानदार फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। 6 शिकारी कुत्ते और 8 भारी भरकम शरीर वाले गार्ड्स उस जगह की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने बहुत पहले ही अपनी बाइक छोड़ दी थी और अब वो छिपकर वो उस कार का पीछा कर रहा था। किसी भी जगह पर कैमोफ्लेज कर खुद को छिपाने में तो वो माहिर था। बिना किसी की नजर में आए वो बंगले तक पहुंच चुका था और अब गेट के पास खड़ा होकर अंदर का नजारा देख रहा था। गेट के भीतर होते ही रोल्स रॉयस एक झटके से रुकी और डार्क ब्राउन सूट पहने एक जवान और खूबसूरत लड़का उसमें से उतरा। उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच खाता गहरे ब्राउन रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। उतरते ही उसने ईशा का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। वो चीख पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो रॉबिन, और मुझे जाने दो यहाँ से। जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। रॉबिन ने झटके से ईशा का हाथ छोड़ दिया तो वो कार से टकरा गई। वो गिरने को हुई, लेकिन रॉबिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ईशा ने जोर लगाकर अपने को छुड़ा लिया और फिर से बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन मेन गेट पर कई गार्ड्स के अलावा बहुत भयंकर दिखने वाले 2 शिकारी कुत्ते भी खड़े थे। ईशा के बढ़ते कदम रुक गए। ये देखकर वो जोर से हंसा। लो, छोड़ दिया, अब जा, जहाँ जाना है तुझे। मैं भी देखता हूँ कि रॉबिन मल्होत्रा के इलाके से कौन उसकी मर्जी के खिलाफ निकल कर जा सकता है। ईशा संभल कर खड़ी हो गई। गुस्से में वो किसी नागिन की तरह फुंकार रही थी। तुम ठीक नहीं कर रहे हो रॉबिन, मैं पहले ही तुम्हारी औकात जान गई थी, इसलिए। रॉबिन ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी उंगलियां ईशा की नाजुक गर्दन पर जोर से कसी हुई थी। ईशा का दम घुटने लगा। रॉबिन चीख पड़ा, मेरी औकात तूने देखी कहाँ है? रॉबिन ने ईशा की गर्दन छोड़ दी और हाथ से खींचकर उसे अंदर ले जाने लगा। अर्जुन अब तक छिपकर ये पूरा नजारा देख रहा था। वो सोच रहा था कि मौका देखकर वो अंदर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो देख नहीं सका और उछलकर गेट के भीतर जाकर खड़ा हो गया। 8 में से 6 गार्ड्स उसे घेर कर खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन की नजर रॉबिन पर थी। उसने चीख कर कहा, अकेली लड़की पर हाथ उठाता है? तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। दोनों शिकारी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। रॉबिन हल्के से मुस्कुराया और ईशा की ओर देखकर बोला, तो तुम्हारे पीछे ये मरने चला है यहाँ तक? कौन है वैसे ये? लेकिन ईशा कुछ चकित सी होकर अर्जुन को देख रही थी। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि बिना सोचे समझे रॉबिन से भिड़ जाने वाला ये शख्स कौन है। उधर अर्जुन 6 तगड़े पहलवानों से घिरा हुआ था। वो 6 के 6 एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। रॉबिन ने एक बार फिर ईशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर भीतर ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली, लेकिन रॉबिन ने एक झटके से उसे गोद में उठा लिया और बंगले के भीतर चला गया। क्या ईशा के पीछे आकर अर्जुन ने खुद को भी मुसीबत में डाल लिया था? क्या वो ईशा को बचाकर यहाँ से निकल पाएगा? अर्जुन ने एक नजर रॉबिन के गुंडों पर डाली। वे खून के प्यासे जानवरों की तरह उसे घिरे हुए थे, लेकिन अर्जुन फुर्ती से उनके बीच से निकलकर एक और खड़ा हो गया था। उनमें से एक चिल्लाया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, इसकी मौत ही से आज यहाँ तक खींच लाई है। वे एक बार फिर अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने फिर एक छलांग लगाई और शिकारी कुत्तों के पास जाकर खड़ा हो गया और उन गुंडों को जवाब देता हुआ बोला, पहले मेरे दोस्तों से तो निपट लो। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये शिकारी कुत्ते खासतौर पर इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए ही पाले गए थे, लेकिन अर्जुन इन्हें अपना दोस्त बता रहा था। उन गुंडों के सरदार ने कहा, मौत को सामने देखकर आदमी ऐसे ही बकवास करने लगता है। चलो अब अपनी आखिरी छवि बता ही दो। शायद तुम अपनी मालकिन को आखिरी बार देखने के लिए ही यहाँ तक चले आए हो। दूसरा बोला, मैडम है ही इतनी सुंदर। उसने कहा तो उसके साथ ही एक घिनौनी हंसी हंस पड़े। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। फिलहाल तो मेरी इच्छा तुम्हें तमीज सिखाने की है, लेकिन लगता है तुम उस लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने झटके से दोनों कुत्तों के बेल्ट खोल दिए। आजाद होते ही वे कुत्ते गुंडों पर टूट पड़े। साथ ही अर्जुन भी आंधी की तरह उनकी ओर बढ़ा। कुछ ही देर में अर्जुन ने दोनों कुत्तों पर अपना जादू चला दिया था। जानवरों को अपने वश में करने की कला भी उसे ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाई गई थी और आज वो उसके काम आ गई। हालांकि वे गुंडे कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन कुत्तों ने अब तक सभी को पूरी तरह नोच डाला था। फिर भी वे अर्जुन को भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने गुंडों के सरदार का हाथ पकड़ा और एक झटके से मोड़ दिया। उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसका हाथ अब नाकाम हो चुका था। लगभग 5 मिनट में अर्जुन ने उन 6 गुंडों की अच्छी तरह से बैंड बजा दी थी और उन सबको एक कोने में फेंक के कुत्तों से कहा, अब इनकी रखवाली करना तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कुत्तों ने जीभ निकालकर और पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी दिखाई। अर्जुन तेजी से बंगले के भीतर घुस गया। बंगला अंदर से और ज्यादा खूबसूरत था। अर्जुन कुछ देर तो उस जगह को देखते रह गया।
फिर उसने सोचा, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ईशा मैम को कहाँ खोजूं? यहाँ तो बहुत से दरवाजे हैं। हॉल में 5 दरवाजे थे जो अंदर दूसरे कमरों में खुलते थे। ये बंगला बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब वो आसपास की आवाजों पर ध्यान लगा रहा था। बाहर पिटकर पड़े हुए गुंडों की करहा, कुत्तों का भौंकना, पेड़ों की सरसराहट और उनके बीच में एक धीमी सिसकी अर्जुन को सुनाई थी। ये जरूर ईशा मैम की आवाज है, अर्जुन ने सोचा और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन वो दरवाजा भीतर से बंद था। अर्जुन ने एक बाहरी कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी का मजबूत दरवाजा टूट गया, लेकिन उसके पीछे कोई कमरा नहीं था, न ही वहां रॉबिन दिखाई दिया। वो दरवाजा बगीचे की तरफ खुलता था, लेकिन अर्जुन को अपने आप पर पूरा भरोसा था। वो बगीचे की तरफ दौड़ गया। बगीचे में पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन फिर से ध्यान से सुनने लगा। अब की बार उसे अपने पैरों के नीचे से आवाज सुनाई दी, जरूर यहाँ कोई बेसमेंट है, अर्जुन ने खुद से कहा और जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। अगले 5 मिनट में वो बंगले के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में था। यहाँ तक आने के लिए उसने 2 और दरवाजे तोड़े और साथ ही 2 गुंडों की सिर भी। अब तुम्हारी बारी है, तुम जो कोई भी हो, उसने रॉबिन से कहा। रॉबिन के चेहरे पर उलझन थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ तक भी पहुंच सकता है। फिर भी वो उसी लापरवाही से बोला, ओह तू जो कोई भी है, अब भी तेरे पास मौका है, निकल जा यहाँ से, रॉबिन से पंगा मत ले। कहते कहते उसने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली और अर्जुन पर निशाना साध दिया। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी बाई हथेली को दाएं हाथ से सहलाता हुआ बोला, देख यार, दरवाजा तोड़ते हुए मुझे चोट लग गई है। अब इस हाथ में दर्द हो रहा है और ये दर्द तभी ठीक होगा जब इससे तेरा मुंह तोड़ूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो फुर्ती से उछला और रॉबिन के पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। रॉबिन की रिवॉल्वर दूर छिटक गई और अर्जुन ने उसकी गर्दन को कस लिया। रॉबिन जोर जोर से उसके हाथों पर मारकर छूटने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, छोड़ दे मुझे बेवकूफ, तू नहीं जानता मैं कौन। वो आगे बोल नहीं सका और अर्जुन ने उसकी गर्दन और जोर से कस ली और पूछा, ईशा मैम कहाँ है? रॉबिन ने एक कोने में इशारा किया और जेब से एक चाबी निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अर्जुन ने रॉबिन की टाई खोली और उसके दोनों हाथ कसकर पीठ के पीछे बांध दिए और बेल्ट खोलकर दोनों पैर बांध दिए। फिर चाबी लेकर कोने में बने दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े बैंक का सेफ यहाँ लाकर रखा गया हो। अर्जुन ने बड़ी सी चाबी घुमाई और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के इतने नीचे एक महल बसाया गया था। एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा उसके सामने था, लेकिन वो यहाँ कमरे की शान देखने नहीं आया था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को खोज रही थी। कमरे के भीतर एक और दरवाजा था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला। ईशा को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ईशा मैम, अर्जुन ने आवाज दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसने थोड़ा पानी भी छिड़का, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर सी लग रही थी। उसे शायद कोई दवाई दी गई थी, जिसके कारण ईशा पर बेहोशी छाई हुई थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कहीं भी गुंडे और लोगों को ना बुला ले, अर्जुन ने सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया। रॉबिन उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, यू ब्लडी। अर्जुन ने अब की बार एक और मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। रॉबिन की नाक से खून बह निकला। ईशा सहमी सी एक तरफ बैठी सब कुछ देख रही थी। उसे जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। अर्जुन ने सहारा देकर ईशा को उठाया और बाहर जाने लगा। तभी रॉबिन ने शराब की बोतल उठाई और अर्जुन के सिर पर दे मारी। अर्जुन एक पल के लिए लड़खड़ा गया। रॉबिन उसके आसपास आया और ईशा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इस खींचतान में ईशा की ड्रेस की जिप टूट गई। अर्जुन ने फुर्ती से ईशा को अपनी तरफ खींचा और उसकी ड्रेस को गिरने से रोक लिया। दूसरे हाथ से उसने रॉबिन की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबाने लगा। आज मैं तेरा काम खत्म करके रहूंगा। रॉबिन जोर जोर से उसके हाथ पर मारने लगा, लेकिन उसका दम घुट रहा था और चेहरा लाल हो गया। अर्जुन ने एक बार फिर उसे धक्का देकर गिरा दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। रॉबिन ने भी उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। सोफे पर पड़ा हुआ जोर जोर से सांस ले रहा था और अर्जुन को गालियां दे रहा था। अपने आप को समझता क्या है, मुझसे भिड़ने की हिम्मत करेगा? रॉबिन मल्होत्रा से मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉबिन गुस्से के मारे टेबल पर रखी शराब की बोतलें और गिलास यहाँ वहां फेंकने लगा। पर अब क्या हो सकता था? अर्जुन ईशा को लेकर जा चुका था। अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचकर अर्जुन ने ईशा को खुद से अलग किया और अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना दी। टैक्सी वाला अब भी वहीं खड़ा था। अर्जुन ने ईशा को बैक सीट पर लेटाया और खुद उसके पास बैठ गया। कहाँ चलना है साहब? ड्राइवर ने पूछा। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ईशा को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन इस हालत में इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, घर ले जाना ही ठीक होगा। लेकिन अगर किसी रिपोर्टर ने इस तरह देख लिया तो ईशा मैम एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसने ड्राइवर से पूछा, आसपास किसी ठीक ठाक होटल में ले चलो। जी साहब। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी और पास ही एक होटल तक अर्जुन को पहुंचा दिया। अर्जुन ने होटल में चेक इन किया और ईशा को आराम से बेड पर लिटा दिया। अब मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अर्जुन ने सोचा और जेब से फोन निकाला ही था कि किसी ने झटके से उसका फोन छीन लिया। ये ईशा थी। अर्जुन का फोन छीनकर उसने दूर फेंक दिया और उसे लिपट गई। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने ईशा के कंधे पकड़कर उसे खुद से अलग किया और बोला, ईशा मैम आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए। उसने प्यार से ईशा के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन ईशा नहीं मानी। उसने अर्जुन की शर्ट पहन रखी थी, उसे उतारते हुए बोली, नहीं आज मैं ना खुद सोऊंगी ना तुम्हें सोने दूंगी। ईशा मैम आप होश में नहीं है, आपको सो जाना चाहिए। अर्जुन अपनी बात पूरी नहीं कर सका और ईशा ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अर्जुन सिर उठा।
अर्जुन ने ईशा के कंधों पर हाथ रख रखे थे। उसकी पकड़ और कस गई और झटके से उसने ईशा को खुद से दूर कर दिया और उसकी गर्दन पर उंगलियां रख दी। ईशा को उसकी उंगलियों से गुदगुदी सी महसूस हुई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन को लगा जैसे कहीं चांदी की छोटी छोटी घंटियां बज रही हों। आज अर्जुन ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नशे से गुलाबी हो चुकी थी। उनमें जैसे सितारे दमक रहे थे। हंसते हुए गुलाबी होठ और गाल पर गहरा डिंपल। अर्जुन ने अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन पर फिराया और कान के पास होठ ले जाकर कहा, सॉरी ईशा मैम। ईशा की आंखें बंद होने लगी और अर्जुन ने आराम से उसे बेड पर लेटा दिया। कुछ घंटों बाद जब ईशा की आंख खुली तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठ गई। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने दोनों हाथों से अपने सिर को थाम लिया और आसपास देखने लगी। तभी किसी की आवाज आई और कमरे में रोशनी हो गई। अर्जुन ने उठकर लाइट्स ऑन कर दी थी। क्या हुआ ईशा मैम, आप ठीक तो है ना? अर्जुन ने पूछा। ईशा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अर्जुन ने इस वक्त शर्ट नहीं पहन रखी थी। तभी ईशा की नजर अर्जुन की शर्ट पर गई जो उसने पहन रखी थी और वो जोर से चीख पड़ी, क्या किया है तुमने मेरे साथ? ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? अर्जुन उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा तो ईशा छिटक कर दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या होगा जब ईशा को सच का पता चलेगा? अर्जुन उसे समझाने में कामयाब हो पाएगा या उसे एक छोटी सी भूल की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? ईशा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। अर्जुन ने सफाई देने की कोशिश की। मैम एक बार मेरी बात तो सुनिए। ईशा चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज आंसू के कारण गले में ही अटक गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम चलो यहाँ से। अर्जुन से अब रहा नहीं गया। वो ईशा के पास गया और उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। ईशा घबरा कर चुप हो गई। अर्जुन उसके इतने करीब खड़ा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। ईशा की धड़कन बढ़ गई और सांस जैसे रुकने लगी। ईशा के कंधों को जोर से पकड़ते हुए अर्जुन धीमी लेकिन कड़क आवाज में बोला, ईशा मैम, रॉबिन ने आपके शरीर में एक ड्रग इंजेक्ट की थी और आपको मेहरौली के अपने फ्लैट में लेकर चला गया था। मैं वहां से आपको लेकर आया। आपको डॉक्टर की जरूरत थी लेकिन उस वक्त आप इस हालत में नहीं थी कि, खैर इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया और फिर अब गहरी नींद में सो गई। इतना कहकर अर्जुन ने ईशा के कंधे छोड़ दिए और कमरे से बाहर निकल गया। ईशा धम से बिस्तर पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया और कल रात की बातें याद करने लगी। धीरे धीरे उसे कुछ याद आने लगा। मैं वॉशरूम गई थी और वहां उस लड़की ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था। फिर आगे की बात याद करके ईशा सिर उठी। ओह गॉड, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में थी। ईशा को यह भी याद आ गया कि वो अजीब सी हरकतें कर रही थी लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। जरूर वो उस ड्रग का ही असर होगा, यानी अर्जुन सच कह रहा है। अर्जुन जा चुका था। ईशा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके दिल में अर्जुन के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब आई थी। अर्जुन बस एक मामूली सा एम्प्लॉय है मेरी कंपनी का, उसे सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईशा ने अपने आप को समझाया। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद वो उठ खड़ी हुई। अब इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ईशा उठी और वॉशरूम चली गई। किसी तरह उसने अपनी ड्रेस फिक्स की और अर्जुन की शर्ट उतार दी। जब फ्रेश होकर बाहर आई तो कमरे में अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। उसे अचानक आया देख ईशा लगभग चीख पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? अर्जुन मुस्कुराकर उसे चाबी दिखाते हुए बोला, आपकी स्पेशल कॉफी लेने गया था ईशा मैम। ईशा ने उसके हाथ से कॉफी ले ली। उसे सच में कॉफी की जरूरत महसूस हो रही थी। कॉफी खत्म होने के बाद अर्जुन ने पूछा, मैम आपको भूख लगी होगी, कुछ ऑर्डर करना चाहिए? ईशा ने एक बार फिर उसे घूर कर देखा। नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, अब चलो यहाँ से। अर्जुन ने देखा कि बेड पर उसकी शर्ट पड़ी हुई है। उसने चुपचाप शर्ट पहन ली। अर्जुन ने सुभाष को पहले ही फोन कर दिया था। ईशा की कार उसे लेने आ गई थी। रास्ते भर ईशा ने अर्जुन की तरफ देखा भी नहीं। घर आकर भी अपने कमरे में चली गई और ऑफिस के टाइम पर ही बाहर निकली। अर्जुन जब ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के मेन गेट पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। उनमें मेघा और यश भी थे। अर्जुन ने ईशा से कहा, एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी आया। ईशा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और अपने कैबिन में चली गई। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा मेघा रो रही है और यश उस पर चिल्ला रहा है। अर्जुन समझ गया कि यश उस रात की बात का बतंगड़ बना रहा है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। ओह, ये तो मेघा के पापा हैं। अर्जुन जल्दी से वहां पहुंचा और जोर से बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? अर्जुन पर नजर पड़ते ही यश ने टॉन्ट मारा, लो इन्हीं की कमी थी, आ गए साहब। मेघा जी आप ही बता दीजिए इन्हें क्या तमाशा चल रहा है। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी वहां खड़े हुए थे। मेघा से अर्जुन की नजदीकियां उनकी नजरों में पहले से ही खल रही थी। वे ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में थे जब यशवर्धन को पता चले और उन्हें तमाशा देखने को मिले। अर्जुन को आया देख वे सब भी आपस में खुसर-पुसर करने लगे। अर्जुन ने मेघा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर चुप्पी। अर्जुन ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेघा, बताओ मुझे। लेकिन मेघा कुछ बोलती उससे पहले ही यश बीच में कूद पड़ा। अरे वो क्या बताएगी, मैं सबको बताता हूँ। ये है मिस मेघा कुमारी, इनके साथ मेरी शादी होने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ दिन पहले इनके एक्स बॉयफ्रेंड जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे, इनकी जिंदगी में वापस आ गए और मिस मेघा को फिर से उनसे प्यार हो गया। अर्जुन ने कड़क कर कहा, बकवास मत करो यशवर्धन। सभी लोग चौंक कर अर्जुन को देखने लगे। यशवर्धन को उसके नाम से बुलाना बहुत बड़ी बात थी। यशवर्धन खुद भी दंग रह गया था। अर्जुन फिर गरजा, अगर मेघा तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो? यश बीच में बोल पड़ा, नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेघा के पूज्य पिताजी ने मुझसे जो पैसा ले रखा है वो वापस कर दो। अर्जुन को ये सुनकर जबरदस्त धक्का लगा। उसने मेघा और उसके पापा पर एक नजर डाली। दोनों ने अपना सिर झुका लिया था। उसने मेघा से कहा, क्या ये बात सच है मेघा? मेघा ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, माँ के इलाज के लिए। वो फिर से रो पड़ी। आज यश उसे पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत करने पर तुला हुआ था। साफ था कि वो अर्जुन के हाथों हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अर्जुन ने यश से कहा, फिर भी यहाँ तमाशा बनाने का कोई मतलब नहीं है, कहीं शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। यश मान गया। वे सब ऑफिस की कैंटीन में आकर बैठ गए। अर्जुन ने बात की शुरुआत की, देखिए अंकल, मेघा आपकी इकलौती बेटी है। आप नहीं चाहेंगे ना कि वो जिंदगी भर दुखी रहे? इस शादी में उसकी मर्जी शामिल नहीं है। मेघा के पापा कोई जवाब देते उससे पहले ही यश बोल पड़ा, मेघा ने अपनी मर्जी से मेरे साथ सगाई की थी। मैंने उसकी फैमिली की मदद की कई बार और अब अचानक से इसकी मर्जी खत्म हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अर्जुन। मेरी वजह से?
मैंने क्या किया है? अर्जुन के चेहरे पर उलझन थी। यश जोर से हंस पड़ा। इसे कहते हैं मासूमियत। मेघा का 5 साल पुराना प्यार एक बार फिर से जाग उठा है। फिर वो मेघा की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मेघा, तुम मुझे छोड़ दोगी तो ये फिर से तुम्हें अपना लेगा? मेघा अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है यश, मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आखिर मेघा का गुस्सा फूटी पड़ा। मेघा की बात सुनकर यश गुस्से से पागल उठा और मेघा की ओर बढ़ा। अर्जुन अचानक बीच में आकर खड़ा हो गया। बेवकूफी मत करो यश, अर्जुन गरजा। लेकिन यश तो गुस्से से पागल हो उठा था। उसने अर्जुन को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ रोक लिया। यश ने दूसरा हाथ अर्जुन को मारने के लिए उठाया तो अर्जुन ने उस हाथ को भी रोक लिया और दोनों हाथों को झटक दिया। यश झटका खाकर लड़खड़ा गया और पीछे रखी बेंच पर गिर पड़ा। देखने वालों को ये एक साधारण बात लगी होगी, जैसे अर्जुन ने ये सिर्फ अपने बचाव के लिए किया हो, लेकिन यश के हाथ झंझना उठे। दर्द की एक तेज लहर कंधे की हड्डियों से लेकर सीने की पसलियों तक दौड़ गई। यश ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, अपनी हद में रहा करो यशवर्धन, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। यश दर्द से तड़प उठा। मेघा के पापा जल्दी से उसके पास गए और सहारा देकर उठाने लगे। यश जोर से चिल्ला उठा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, यहाँ और इस आदमी को बाहर का रास्ता दिखाओ, इसने अभी मुझ पर अटैक किया है। ऑफिस का मेन सिक्योरिटी ऑफिसर दौड़ा दौड़ा वहां चलाया और यश के पास खड़ा हो गया। यश दर्द से मारे हिल भी नहीं पा रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने धीरे धीरे उसकी पसलियों को सहलाया। यश को जैसे ही थोड़ा आराम मिला वो फिर बड़बड़ाने लगा, इसे यहाँ से निकालकर बाहर का रास्ता दिखाओ। सिक्योरिटी ऑफिसर ने धीरे से यश के कान में कहा, सर हम ऐसा नहीं कर सकते, अर्जुन ईशा मैडम का पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये सुनकर यश और भड़क गया, और मैं कौन हूं ये पता है ना तुझे? अर्जुन अब तक यश की बात ध्यान से सुन रहा था। वो यश के पास गया और उसकी पसलियों को सहलाने लगा। यश ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को पकड़कर 2-3 उंगलियां चटकाई, कंधे दबाए और पसलियों को फिर से सहलाया। यश को लगा उसका दर्द कम हो रहा है और उसे आराम मिलने लगा। अर्जुन जैसे एक जादूगर था। कुछ ही देर पहले उसने हाथों के एक हल्के मूवमेंट से यश को दर्द से लाचार कर दिया था और अब पल भर में उसे दर्द से छुटकारा दिला दिया। फिर यश से बोला, देखो यश, मेघा के साथ इस तरह की जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। इनफैक्ट किसी भी लड़के के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ। यश ने उसका हाथ अपनी पसलियों पर से हटाया और दिखाकर बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे और मेघा के मैटर में मत बोल, वरना तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। तब तक अर्जुन यश को शांति से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने यश की कॉलर पकड़कर उसे उठा लिया और बोला, अब तू मेरी सुन, जो भी तू पिछले 4 साल से इस कंपनी में कर रहा है ना। तभी ईशा का असिस्टेंट सुभाष वहां गया। अर्जुन, ईशा मैम ने आपको बुलाया है। अर्जुन ने यश की कॉलर छोड़ दी और कॉलर छोड़ते ही यश वापस बेंच पर गिर पड़ा। यश चकराया हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि किस बारे में बात कर रहा था अर्जुन। उसने पलटकर मेघा की तरफ देखा, लेकिन वो अपने पिता को लेकर जा चुकी थी। यश का दिमाग घूम रहा था। एक तरफ तो अर्जुन ने पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी और अब उसे साफ साफ धमकी देकर गया था। यश को अब मेघा पर गुस्सा आ रहा था। वो समझ गया कि होना हो मेघा ने उसकी पूरी सच्चाई अर्जुन को बताई है। अब मैं क्या करूं? कहीं अर्जुन ने ईशा मैम को कुछ बता तो नहीं दिया? यश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी वो उठा और अपने कपड़े ठीक करके अपने कैबिन में चला गया। उधर अर्जुन जब ईशा के कैबिन में पहुंचा, ईशा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए कुछ काम कर रही थी। उसने देखे बिना ही ईशा ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। अर्जुन ने लिफाफा खोलते पूछा, ये क्या है मैम? ईशा ने लैपटॉप स्क्रीन से नजरें हटाए कहा, ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। ईशा की बात सुनकर अर्जुन को एक बार अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने झट से लिफाफा खोलकर लेटर पढ़ा और पूछा, टर्मिनेशन लेटर? लेकिन क्यों मैम? ईशा सपाट आवाज में बोली, अब कंपनी को आपकी सर्विस की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप हो गया और फिर उसने लिफाफा फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया और जाने लगा तो ईशा बोली, और हाँ, जो एडवांस सैलरी आपको पे की गई है उसे कंपेंसेशन मान लीजिए। हम आपको बिना प्रायर नोटिस के निकाल रहे हैं। नाउ यू कैन लीव। अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ किया और बोला, थैंक यू मैम। अर्जुन चुपचाप ईशा के कैबिन से बाहर निकल आया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ घुमड़ रहा था कि उसे इस तरह अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया था। क्या थी अर्जुन की गलती? क्या कल रात की घटना ही अर्जुन को नौकरी से निकाले जाने की वजह बनी थी? टर्मिनेशन मिलने के बाद अर्जुन का अब वहां रुकना मुनासिब नहीं था। ईशा के ऑफिस से निकलते ही बाहर उसे ईशा की सेक्रेटरी दिव्या ने कहा, मेरे साथ चलिए, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ठीक है। अर्जुन दिव्या के पीछे चल पड़ा। उसकी गन और यूनिफॉर्म ले ली गई और बाकी की कागजी कार्रवाई पूरी होने में काफी देर लग गई। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो सभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। लोगों को तो वैसे भी इस तरह की बातों में मजा आता है और आज यश ने उन्हें अच्छा खासा मसाला दे दिया था। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, मेघा मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लड़का 5 साल पहले उन्हें छोड़कर गायब हो गया था, उसके पीछे अपनी सगाई तोड़ दी। अर्जुन के साथ मेघा को भी निकाल दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें अर्जुन के कानों में पड़ रही थी। यश ने बड़ी चालाकी से अपने आप को सबके सामने विक्टिम साबित कर दिया था, लेकिन कोई था जो इन बातों को जानने के बाद बड़ी धीरज और सावधानी से पूरी बात पर एक नए सिरे से विचार कर रहा था। वो था ईशा का असिस्टेंट सुभाष। उसने अर्जुन की आखिरी बात सुन ली थी, जो वो यश को धमकाने की टोन में कह रहा था, तुम इतने सालों से कंपनी में क्या कर रहे हो? जिसका मतलब था अर्जुन के पास कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके हिसाब से यश कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था, और जाहिर है ये जानकारी मेघा ने ही अर्जुन को दी होगी। लेकिन वो बात क्या हो सकती है? शायद अर्जुन यश को बस धमकाने के लिए ही ऐसा कुछ कह रहा हो। मुझे ईशा मैम से इस बारे में बात करनी चाहिए। सुभाष का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कहीं अब देर तो नहीं हो गई। अर्जुन को नौकरी से निकाला जा चुका था, फिर भी मुझे एक बार ईशा मैम से बात कर लेनी चाहिए, सुभाष ने सोचा और अर्जुन के कैबिन से निकलते ही अंदर दाखिल हुआ। उधर अर्जुन लोगों की बातों से जरा भी परेशान हुए बिना बाहर निकल गया। उसके पास इससे भी बड़ी बातें थी परेशान होने के लिए, जिनमें सबसे बड़ी बात थी अस्पताल का बिल। अनिका के ऑपरेशन के बाद भी उसे अच्छे खासे पैसे की जरूरत थी आगे का इलाज जारी रखने के लिए। यही सब सोचता हुआ अर्जुन पार्किंग एरिया में आ गया। उसकी मोटर बाइक पहले दिन से वहीं खड़ी थी। तभी उसकी निगाह मेघा पर पड़ी। वो अपनी कार के पास खड़ी हुई थी। उसके पापा कार में बैठते हुए कह रहे थे,
मेघा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस मामले को जल्दी से खत्म करो। मेघा अब भी रो रही थी। घुटी सी आवाज में उसने कहा, पापा प्लीज, ये मेरी लाइफ है और अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसके पापा ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम यश से सगाई तोड़ रही हो तो परिवार के साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से निकल गए। मेघा भी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब की बार वो मेघा के पीछे नहीं गया। वो सोच रहा था, ये सब अगर मेरी वजह से ही हुआ है तो मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अब तो खैर मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। मेघा के जाने के बाद वो अपनी बाइक पर बैठा और बाहर निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसका फोन बज उठा। अर्जुन ने बाइक साइड में लगाई और जेब से मोबाइल फोन निकाला। सुभाष, अब ये क्यों फोन कर रहा है? उसने सोचा और कॉल रिसीव किया। हेलो अर्जुन, क्या तुम वापस ऑफिस आ सकते हो कुछ देर के लिए? अर्जुन ने एक पल सोचकर कहा, हाँ क्यों नहीं। जब वो वापस लौटा तो सुभाष उसे मेन गेट पर ही मिल गया और अर्जुन को लेकर सीधे ईशा के कैबिन में पहुंचा। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। जैसे ही वो ईशा के कैबिन में पहुंचा, उसे एक और शौक लगा। मेघा और यशवर्धन दोनों वहां पहले से ही मौजूद थे। यश के चेहरे पर गुस्से और बेचैनी के मिले जुले भाव थे। दूसरी तरफ मेघा कुछ घबराई हुई थी। अर्जुन की आंखें ईशा से मिली। उसका चेहरा सुबह की तरह गुस्से से तमतमाया हुआ था। अर्जुन को आते देख ईशा ने कहा, आइए, आपका इंतजार हो रहा था। अर्जुन जाकर चुपचाप मेघा के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और ईशा से बोला, क्या हुआ ईशा जी, मुझे वापस क्यों बुलाया गया है? अर्जुन ने आज ईशा को मैम नहीं कहा। ये सुनकर सब चौंक पड़े। मेघा तो घबराई सी अर्जुन को देख रही थी, लेकिन अर्जुन आज ईशा से नजरें मिलाकर बात कर रहा था। शौक तो ईशा को भी लगा, लेकिन फिलहाल उसके पास दूसरी बड़ी परेशानी थी सुलझाने के लिए। उसने अर्जुन से पूछा, आप सुबह यशवर्धन से किस बारे में कह रहे थे कि आपको पता है कि वो कई सालों से इस कंपनी में क्या कर रहा है? ईशा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अर्जुन ने उसी तरह ईशा की आंखों में झांकते हुए बिल्कुल सपाट और कड़क आवाज में जवाब दिया, आई एम सॉरी ईशा जी, लेकिन अब मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो आई थिंक आई ओ यू नथिंग। अब आप मुझसे इस तरह सवाल नहीं पूछ सकती। आपको जो भी पूछना है यशवर्धन से पूछिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अर्जुन का जवाब सुनकर ईशा दंग रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन ये बात आपको फायर किए जाने से पहले की है और आपको जवाब देना ही होगा। अर्जुन ने मेघा की तरफ देखा। वो अब भी घबराई हुई थी। फिर उसे सुबह पार्किंग एरिया वाली बात याद आ गई। अर्जुन ने 2 मिनट सोचा, अगर आज यश का सच सबके सामने आ गया तो कम से कम मेघा की जिंदगी बच जाएगी। उसे यश से जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन ने ईशा से कहा, यशवर्धन ने कंपनी से जुड़ी हुई कुछ बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन किसी को बेची है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन सी और किसे बेची है, ये पता लगाना आपका काम है। अर्जुन की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। यशवर्धन की आंखें बाहर को निकल आई और उसके चेहरे पर कालापन छा गया। ईशा को जैसे गहरा सदमा लगा था और वो आगे कुछ पूछ ही नहीं पा रही थी, या शायद वो अर्जुन की बात ठीक से समझ नहीं पाई। उसने फिर पूछा, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं अर्जुन? ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। यश बीच में ही बोल पड़ा, ये बस मुझसे बदला लेना चाहता है, इसलिए बकवास कर रहा है। ईशा मैम, ये आदमी पागल है। अर्जुन हंस पड़ा, किस बात का बदला यशवर्धन जी? वो जो मैंने आपको सबक सिखाया था और आप ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए थे। अर्जुन के ताने से यश जल भुन गया। जब वो अर्जुन को चुप नहीं करा पाया तो मेघा पर उबल पड़ा, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें इसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेघा। यश फिर से मेघा के ऊपर झपटा, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ रोक लिया। इजी मैन, काम डाउन। मेघा की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना आज के बाद तुम। अर्जुन ने यश को धक्का देकर वापस उसकी कुर्सी पर गिरा दिया और ईशा से कहा, यशवर्धन के झल्लाहट उसके गुनाह का सबूत है। अब आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईशा जी, आज सुबह जब मैं मेरा मतलब कॉफी हाउस में मैंने इसे 2 लोगों से बात करते देखा था। मेघा को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अर्जुन ने बड़ी चालाकी से सुबह ईशा के साथ होने वाली बात अधूरी छोड़ दी। वो नहीं चाहता था कि वहां मौजूद लोगों में से किसी को कल रात के बारे में पता चले। ईशा ने अपने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, यशवर्धन, अब भी तुम्हारे पास समय है, सब कुछ सच सच बता दो। अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई और तुम गिल्टी पाए गए तो सीधा जेल जाओगे। ईशा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसकी एक ही घुड़की में यश ने सब कुछ उगल दिया। मैंने प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ जानकारी हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज को। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले अर्जुन ने पूछा, और बस रॉ मटेरियल फर्म्स जो तुम्हें रिश्वत देती है उसका क्या? यश ने अर्जुन को घूरा, लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। अर्जुन बोला, ईशा जी, आपकी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली तीनों फर्म्स यश को अच्छी खासी रिश्वत देती हैं। उन्हें क्वालिटी चेक में पास करने के लिए और भी ना जाने क्या क्या झोल इसने कर रखे हैं। ईशा ने अर्जुन की बात सुनी और यश की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। यश ने सिर झुका लिया। ईशा बोली, यू आर फायर्ड मिस्टर यशवर्धन। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर उन कंपनीज में से किसी ने मेरे कंपटीशन में आने की कोशिश भी की जिनको तुमने इन्फॉर्मेशन बेची थी, तो नतीजा क्या होगा ये आपको पता है। यश ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेघा और अर्जुन भी ईशा के केबिन से बाहर निकल आए। बाहर आकर मेघा ने अर्जुन से कहा, थैंक यू वेरी मच अर्जुन, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेघा के चेहरे पर बहुत देर बाद सुकून लौटा था और अब वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने मेघा के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, अब तुम चिंता मत करो मेघा, ये लीडर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। और हाँ, लेकिन तुम्हारी आजादी की पार्टी अभी बाकी है, वो तुम्हें देनी पड़ेगी। मेघा आगे कुछ कह न सकी। अर्जुन चला गया और वो खड़ी सोचती रह गई। अर्जुन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो क्या मैं अर्जुन के लिए सिर्फ एक दोस्त हूँ और कुछ नहीं? मेघा अपने आप से पूछ रही थी। वहां से निकलकर अर्जुन सीधा सिटी कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा। उसके हाथ में फलों की टोकरी और अनिका के फेवरेट पीले गुलाब थे। अनिका उसे देखते ही खुशी से खिल उठी। अर्जुन भैया, मैं आपको याद कर रही थी।
बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से एक एक शब्द निकल रहा था। अर्जुन ने उसके माथे पर किस किया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो तुमने याद किया और मैं आ गया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अर्जुन ने गुलाब के फूल अनिका के सिरहाने पर सजा दिए। आज अर्जुन को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। वो काफी देर तक वहाँ बैठा अनिका से बातें करता रहा। दोपहर में डॉक्टर माही वहाँ आई और बोली, अर्जुन अब अनिका के आराम का समय हो गया है, उसे दवाई देनी है। माही ने अनिका को एक इंजेक्शन दिया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। फिर माही ने अर्जुन से कहा, आने के लिए थैंक्स अर्जुन, अनिका जितना ज्यादा खुश रहेगी उतनी जल्दी रिकवर करेगी। आपको देखकर वो सबसे ज्यादा खुश होती है। अर्जुन बोला, लेकिन आज तो वो सिर्फ आपकी तारीफें कर रही थी, पूरे टाइम सिर्फ आपके बारे में बताया अनिका ने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माही। अर्जुन ने कहा तो माही मुस्कुराती, ये तो मेरी ड्यूटी है अर्जुन, चलिए चलकर एक कॉफी पीते हैं। अर्जुन माही के साथ कैंटीन में आ गया और वे दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि किसी ने पीछे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बहुत दिनों बाद आखिर तुम पकड़े गए, अर्जुन प्रताप सिंह। एक भारी आवाज गूंज उठी। कौन था ये आदमी जो अर्जुन को पहचान गया था? नौकरी जाने के बाद अब अर्जुन क्या किसी नई मुसीबत में पड़ने जा रहा था? अर्जुन डॉक्टर माही के साथ कैंटीन में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत दिनों बाद आखिर तुम पकड़े गए, अर्जुन प्रताप सिंह। एक पल लगा अर्जुन को आवाज पहचानने में और वो तुरंत ही कुर्सी से उठा और पलटकर समीर का गला पकड़ लिया और कहा, 11 मुल्कों की पुलिस भी अर्जुन को नहीं पकड़ सकती, अर्जुन ने कहा और हंसी के ठहाके कैंटीन के बोझिल माहौल में गूंज उठे। ये समीर था, अर्जुन का बहुत पुराना दोस्त। कॉलेज के बाद दोनों का मिलना अब जाकर हुआ था। डॉक्टर माही हैरान से उन दोनों को देख रही थी। फिर कुर्सी से उठते हुए उसने कहा, आप दोनों शायद बहुत दिनों के बाद मिले हैं, अब आप आपस में बात कीजिए, मैं चलती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे बाय कहा और माही वहां से चली गई। समीर बहुत ध्यान से माही को जाते हुए देखता रहा और जैसे ही वो कैंटीन से बाहर निकली, समीर आंखें नचाता हुआ बोला, कौन है भाई ये, जिससे मिलने के लिए तू पूरी दिल्ली छोड़कर इस हॉस्पिटल कैंटीन में बैठा है? अर्जुन उसका इशारा समझ गया और आंखें दिखाकर बोला, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो, ये डॉक्टर माही है और बस, वैसी कोई बात नहीं है जैसी तू सोच रहा है। बाय द वे, तू यहाँ क्या कर रहा है? समीर ने गहरी सांस छोड़कर बनावटी उदासी ओढ़ते हुए कहा, इतने बड़े खानदान में किसी न किसी को कुछ न कुछ लगा ही रहता है। दूर की एक बुआ जी ने आज कैंसर हॉस्पिटल के भी दर्शन करा दिए। तू सुना क्या चल रहा है? अर्जुन ने उसे अनिकेत की बहन के बारे में बताया तो समीर भी उदास हो गया और बोला, चल मैं भी चलकर अनिका से मिल लेता हूँ। अनिकेत के जाने के बाद तो उसकी फैमिली जैसे बिखर ही गई। अर्जुन ने कहा, अभी वो सो रही है, फिर किसी दिन आ जाना। तू बता क्या चल रहा है, शादी वादी की या नहीं? अर्जुन के मुंह से शादी की बात सुनते ही समीर उदास हो गया। अर्जुन समझ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने समीर का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चल कहीं अच्छी जगह बैठकर आराम से बात करते हैं। समीर ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों पास में ही बने एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। कॉफी ऑर्डर करने के बाद अर्जुन ने समीर से कहा, चल अब बता पूरी बात, ऐसी क्या वजह है जिसने मेरे भाई को परेशान कर रखा है? अर्जुन से थोड़ी सिंपैथी पाते ही समीर अचानक इमोशनल हो उठा। यार अर्जुन, तू साक्षी को तो जानता ही है। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, जिसके पीछे तू भंवरा बना डोलता था, क्या उसने भी तुझे? अर्जुन समीर के मूड को ठीक करने के लिए मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी भीगी आंखों को देखकर बात अधूरी छोड़ दी। समीर ने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी और कहा, यार सब कुछ ठीक चल रहा था, हम दोनों की फैमिलीज ने आपस में मिलकर सारी बातचीत तय कर ली थी। कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी है, लेकिन साक्षी अचानक गायब हो गई है। अर्जुन चौंक पड़ा। गायब? गायब मतलब? सब ठीक तो है ना समीर? समीर ने अपना सिर पीछे किया और कुर्सी पर टिकाकर छत की ओर देखते हुए बोला, सब ठीक है, बस मेरी किस्मत फूटी है, साक्षी अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। अर्जुन समझ गया कि समीर कुछ छिपा रहा है। उसने पूछा, तू साफ साफ बता कि बात क्या है, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकूं। समीर ने कहा, मुझे पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि साक्षी मेरे साथ खुश नहीं है। उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब हो गया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन तब तक हमारी शादी तय हो चुकी थी, पेरेंट्स एक दूसरे से मिल चुके थे। अब इस स्टेज पर आकर शादी तोड़ना? खैर, साक्षी ने अपना फैसला कर लिया और उस आदमी के साथ चली गई। अर्जुन ने पूछा, यार अब इस मामले में तो तू भी कुछ नहीं कर सकता। साक्षी अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ रहना चाहती है तो तू मना नहीं कर सकता ना। समीर ने सिर आगे किया और टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसका पता लगाने उसके वर्क प्लेस पर भी गया, लेकिन उसने जॉब तक छोड़ दी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स और दोस्तों तक को नहीं पता कि साक्षी आजकल कहाँ है। समीर जैसे हर तरफ से ना उम्मीद हो चुका था। अर्जुन ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, अब तो टेंशन मत ले, हम आज ही उसका पता लगा लेंगे। वैसे वो कहाँ काम करती थी? समीर बोला, लोटस रिजॉर्ट में। साक्षी वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी। अर्जुन ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, हम जल्द ही लोटस रिजॉर्ट चलेंगे, अब तू एकदम टेंशन मत ले। लेकिन समीर गहरे स्ट्रेस में था। उसकी चिंता टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन ये तो नहीं समझ सकता था कि समीर पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो फिलहाल उसे चीयर अप करना चाहता था। तभी अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने समीर से कहा, चलो अपने अड्डे पर चलते हैं, आज शाम को जाम कॉलेज के टाइम पर जाया करते थे। ये सुनकर समीर की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, हाँ यार चल, बहुत दिन हो गए भाऊ के ढाबे पर गए, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अर्जुन बोला, नहीं, आधी आधी कॉलेज की तरह है। समीर मुस्कुरा दिया, ओके डन। वो भी क्या दिन थे यार। समीर उन दिनों की याद में खो गया और उसे एक बार फिर साक्षी की याद आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू किया और अर्जुन से शाम को मिलने का वादा करके वहां से चला गया। उसी शाम अर्जुन और समीर भाऊ के ढाबे पर पहुंच गए। सड़क पर ट्रैफिक का शोर था और तेज रोशनी के कारण वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। भाऊ के ढाबे पर काम करने वाले लड़के उन दोनों को ही देख रहे थे। एक ने भाऊ से जाकर कहा, ये दोनों पिछले 4 घंटे से पी रहे हैं, अगर बेकाबू हो गए तो कौन संभालेगा? भाऊ ने एक नजर अर्जुन और समीर पर डाली और हंसते हुए बोला, आज कई सालों बाद आए हैं ना, तो पूरी कसर निकालेंगे, तुम चिंता मत करो, इनको संभालना मुझे आता है।
टेबल के आसपास शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। दोनों कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे। नशे की वजह से समीर और ज्यादा इमोशनल हो गया और एक बार फिर से अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं क्या करूं भाई, मैं उसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा कोई करता है क्या? उसका दिल पत्थर का बना है मेरे भाई। कहते कहते समीर रोने लगा। अर्जुन उसे समझाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, तू टेंशन मत ले, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसे समझाएंगे। भाई मेरा दिल रो रहा है, समीर ने कहा और टेबल पर सिर रखकर रोने लगा। अर्जुन उसका सिर थपथपाते हुए बोला, ऐसे नहीं रोते मेरे भाई। समीर और ज्यादा रोने लगा। पहले का टाइम ठीक था जब हम कॉलेज में थे। समीर बोले जा रहा था और थोड़ी देर बाद टेबल पर ही सर रखकर सो गया। अर्जुन उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन नशे के कारण लड़खड़ाकर गिरने लगा तो एक वेटर ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया। कुछ देर बाद अर्जुन के फोन की घंटी बजी। फोन टेबल पर ही रखा हुआ था। समीर गहरी नींद में था और अर्जुन वॉशरूम गया हुआ था। भाऊ ने आकर देखा तो मेघा का कॉल था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहले भी आता रहता था, इसलिए भाऊ उसके ज्यादातर दोस्तों को पहचानता था। मेघा का फोन देखकर उसने झट से उठा लिया। हेलो, एक मीठी आवाज सुनाई थी। हाँ मेघा बिटिया, अर्जुन यहाँ ढाबे पर है, भाऊ ने कहा। लेकिन भाऊ की आवाज सुनकर मेघा चौंक पड़ी। आप कौन? अर्जुन कहाँ है? उसका फोन आपके पास? मेघा की आवाज में घबराहट थी। भाऊ ने उसे समझाया, घबराओ मत बिटिया, मैं बोल रहा हूँ, राम किशन भाऊ। अर्जुन और समीर यहीं पर है, लेकिन यहाँ से वापस जाने की हालत में नहीं है। मेघा अब तक भाऊ को पहचान गई थी। उसने कहा, ओह नमस्ते भाऊ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर आप उन्हें रोक कर रखिए, मैं अभी आती हूँ। 15 मिनट बीते होंगे कि मेघा खुद गाड़ी ड्राइव करके भाऊ के ढाबे पर आ गई। अर्जुन और समीर दोनों वहीं टेबल पर लुढ़के पड़े थे। दोनों में से कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं था। उसने बिल चुकाया, फिर भाऊ और वेटर्स की मदद से दोनों को कार में बिठाया और अपने घर ले आई। वहां भी उसे उन दोनों को अपने फ्लैट तक पहुंचाने के लिए बिल्डिंग के वॉचमैन की मदद लेनी पड़ी। समीर भीतर आते ही सोफे पर सो गया। अर्जुन को अब कुछ होश आ गया था, फिर भी उसे मेघा का चेहरा धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही मेघा ने उसे बेड पर बिठाया और उसके जूते निकालने लगी, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगा, मेघा तुम मेघा हो ना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कहते कहते अर्जुन ने मेघा को गले से लगा लिया। मेघा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, अब तो तुम वापस आ गए हो ना, मुझे भरोसा है अब तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। अर्जुन ने मेघा को और कसकर जकड़ लिया और उसके कंधे पर से रखकर ही सोने लगा। मेघा अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा ही नहीं पा रही थी, फिर भी उसने किसी तरह अर्जुन का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे आराम से सुला दिया और खुद पास में पड़े काउच पर सो गई। सुबह जल्दी उठना अर्जुन की आदत रही है। भले ही बीती रात वो गहरे नशे में था, लेकिन उसकी आंख हमेशा की तरह सुबह 5 बजे ही खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। वो उठकर बैठ गया, तभी बाहों के बीच दर्द की एक तेज लहर उठी और अर्जुन ने अपने आप को कोसते हुए कहा, कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली। कमरे में हल्का अंधेरा था। अचानक उसकी नजर सामने काउच पर सोई हुई एक लड़की पर पड़ी और उसे सब याद आ गया। ओह, तो ये मेघा का घर है, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया, कल रात मेघा ही उसे लेकर आई थी और वो उसके गले लगकर सो गया था। अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ये क्या कर दिया तूने? तू मेघा के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। अर्जुन चुपके से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और जूते पहन लिए, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकला उसकी नजर सोफे पर सोए हुए समीर पर पड़ी। समीर भी इधर ही है। अर्जुन को एकदम से समझ में ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। वो अकेला तो चुपचाप निकल जाने की फिराक में था, लेकिन अब उसे इंतजार करना पड़ा और सुबह मेघा के उठने के बाद ही दोनों वहां से जा सके। सबसे पहले ढाबे पर जाकर अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और समीर को उसके घर छोड़ा और दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद इतनी नहीं पिएंगे कि होश ही न रहे। फिर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। ऐसी कस्में न जाने कितनी बार खाई और तोड़ी गई थी। अर्जुन जब वापस आने लगा तो समीर ने अर्जुन से कहा, अब तू अपना वादा मत भूलना, हमें लोटस रिजॉर्ट जाना है। अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा, तो भले काम की देरी क्यों करनी, तो नहा धोकर फ्रेश हो जा, मैं भी शक्ल सुधार के आता हूँ, आज ही हम वहां चलते हैं। अर्जुन ने समीर के साथ लोटस रिजॉर्ट जाने की योजना तो बना ली थी, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं। फिर ये तो उसके दोस्त के दिल का मामला है, लेकिन साक्षी के गायब हो जाने की असली वजह क्या थी? क्या समीर साक्षी को मनाकर वापस ला पाएगा?